आज फिर आ गई हूँ बोर्न टू बी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट लेकर। पिछले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन चल रहा था, वहाँ पर ही मैंने ऑडियो को स्टॉप कर दिया था। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जियांग चिंग के इंट्रोडक्शन तक, तो उससे आगे चलते हैं। मिंग्याओ पास्ट में वांग जी की पसंदीदा कॉन्सर्ट था। वह अब भी 26 वर्ष का है और किंग का नोबल कॉन्सर्ट भी। वह मैडम के बाद हरम शक्ति में दूसरे स्थान पर है। वह बहुत ही कुशल और बेवकूफ़ है। वह अपनी बेटी को ज़्यादा प्यार नहीं करता क्योंकि वह सोचता है कि अगर उसने राजकुमारी की बजाय राजकुमार को चुन दिया होता तो उसका स्थान ऊंचा होता। हरम में क्वीन का स्थान सबसे ऊपर होता है। चूँकि किंग ने अब तक किसी को अपनी क्वीन नहीं चुना है, इसलिए मैडम का स्थान सबसे ऊपर है। अब हम कोल्ड पैलेस की ओर चलते हैं। कोल्ड पैलेस में जब उद्घोषक सम्राट के आदेश की घोषणा करता है तो विंग और साथ में राजकुमार बाहर आते हैं। तब वह सेवक सम्राट की घोषणा को पढ़कर उन्हें सुनाता है। विंग वो कर उस घोषणा पत्र को स्वीकार करता है। विंग बहुत ही सरप्राइज था। वह अपने मन में कहता है कि सम्राट ने उसे समन क्यों किया है, ऐसा तो किताब में कहीं नहीं था। विंग अपने मन में सोच ही रहा था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उद्घोषक और गार्ड वहाँ से जा चुके हैं। वह सोच रहा था कि वह कुछ समय तक इसी कोल्ड पैलेस में युवान के साथ रहेगा और जब युवान कुछ बड़ा हो जाएगा तो वो उसे छोड़कर यहाँ से चला जाएगा और अपना एक खुशहाल जीवन जिएगा। पर अब सब गड़बड़ हो गई। युवान यानी कि साथ में राजकुमार, जो कि विंग के साथ वहीं पर खड़े थे, उसने विंग का कपड़ा खींचा जिससे विंग अपने होश में आया। विंग ने मुस्कान के साथ राजकुमार से पूछा, जी राजकुमार। विंग, क्या सम्राट मेरे पिता हैं? उसने कन्फ्यूजन के साथ पूछा। विंग ने हंसकर कहा, यस योर हाइनेस। युवान ने फिर पूछा, तो वे मुझसे अब मिलना क्यों चाहते हैं? विंग ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। विंग अब रात में सोने के लिए सक्षम ही नहीं था। उसे नहीं पता समझ आ रहा था कि अचानक से सम्राट ने उसे मिलने क्यों बुलाया है। आखिर सम्राट के दिमाग में चल क्या रहा है? विंग युवान की ओर देखता है और सोचता है ये कोई सीरियस मैटर ना हो। युवान जो विंग की चेस्ट पर स्नगल कर रहा था, विंग उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा क्यूटी। ग्रैंड पवेलियन में यानी लानमेंशन में वांग जी जो अपने पवेलियन में वापस लौट आया था, वह कभी भी रात के समय अपनी कॉन्क्यूवाइन के कमरों में नहीं रुकता था। उसका अपना बिजनेस कंप्लीट करते ही वह अपने पवेलियन में वापस आ जाता है। वांग जी अपने कक्ष में बैठा कागज और इंक के साथ कुछ पेंडिंग कर रहा था। उसकी नज़रें उस कागज को छोड़ ही नहीं रही थी जब तक कि एक खूबसूरत तस्वीर बनकर तैयार नहीं हो गई। वांग जी उस तस्वीर को देखता है और कहता है, ब्यूटीफुल। पूरी रात विंग सो नहीं पाया। सुबह उठकर उसने युवान को तैयार किया और उसे सिखाया कि सम्राट के सामने क्या बोलना है। विंग और युवान जब कोल्ड पैलेस से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि शाही रक्षक शाही पालकी के साथ उनका इंतज़ार कर रहे थे। शाही पालकी जो हमेशा रॉयल्स के द्वारा ही इस्तेमाल की जाती थी। विंग यह सोचकर डर गया कि युवान जितना ही रॉयल्स के साथ इन्वॉल्व होगा उतना ही वह खतरे की ओर चला जाएगा। विंग कुछ पल के लिए यह भूल ही गया कि लान युवान खुद लान वांगजी का ही बेटा है। विंग जो अपने मन में ही प्रार्थना कर रहा था, प्लीज़ गॉड कुछ भी बुरा ना हो। और युवान जो कि पालकी में बैठने के लिए बहुत ही उत्साहित था। गार्ड युवान को पालकी पर ले जाते हैं और उसे बिठाते हैं तथा विंग पालकी के बगल में ही रक्षकों के साथ चल रहा था। शाही परिवार के सदस्यों तथा उनकी माँ के अलावा किसी को भी राजकुमार या राजकुमारी के बगल में बैठने की इजाज़त नहीं थी। युवान जो कि खिड़की से बाहर झाँककर विंग से कहता है, आई तुम पैदल क्यों चल रहे हो? विंग बहुत ही सहजता से उसका जवाब देता है, क्योंकि आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी माय प्रिंस। युवान एक अंगूरी पाउट बनाता है और कहता है, आई हेट इट। वह खुद में ही हिप्से जोड़ बढ़ाता है। विंग जो है सुनता है और मुस्कुराता है। फिर अपने मन में कहता है, आई हेट इट ऑल्सो। मतलब कौन सा वो मदरफक्कर है जिसने ऐसे रूल बनाए हैं, मैं उसका मर्डर कर दूंगा। क्योंकि रॉयल्स के लिए ये दूरी बहुत कम थी जो गार्ड हमेशा चलते थे, पर विंग जो कि पिछले 1 घंटे से चल रहा था पालकी बल में, उसे इस चीज़ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पैर दुखने लगे थे। विंग जो कि एक आलसी इंसान था, वो इतना चल कैसे सकता था?
इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने भी ये रूल बनाए हैं। आखिरकार 1 घंटे चल गए। विंग और राजकुमार रॉयल कोर्ट तक पहुंच गए। विंग रॉयल कोर्ट की बिल्डिंग को देखकर और उस पर किए गए काम को देखकर दंग रह गया। यह बहुत ही सुंदर और सौंदर्यपूर्ण दृश्य था। दीवारों पर सुनहरे रंग, ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें सोने से बनी हैं। विंग जो उस इमारत को देख रहा था और अपने मन में कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, भविष्य में इतनी खूबसूरत चीज़ें नष्ट हो गईं। युवान विंग को बोलता और कहता है, आइंग मेरी मदद करो, मैं नीचे नहीं आ पा रहा हूँ। विंग मुस्कुराता है और राजकुमार को नीचे उतरने में मदद करता है। तभी रॉयल गार्ड विंग और युवान को रॉयल कोर्ट के अंदर ले जाते हैं। विंग और युवान ने जब रॉयल कोर्ट में प्रवेश किया तो सभी मंत्री और पहरेदारों की निगाहें उन पर ही टिकी रह गईं। हरम की मैडम यानी कि वांगजी की फेवरेट कॉन्सर्ट, नोवेल कॉन्सर्ट और 2 कॉन्क्यूवाइन वहाँ मौजूद थीं। विंग जो कि एक मैड था, वह अपने घुटनों पर आकर सम्राट और सभी को वो करता है। युवान जैसा कि उसे विंग ने सिखाया था, वह अपने दोनों हाथों को जोड़कर झुकता है और कहता है कि किंग को लान युवान का रिस्पेक्ट, और वो उसे शो करता है वहाँ पर। वांगजी बहुत ही कोल्ड टोन में उसे करता है। युवान अपनी 2 आइज से वांगजी की ओर देख रहा था। विंग जिसने अपना सर नीचे झुका रखा था, वह अपनी आँखों को से थोड़ा सा कोने से वांगजी की ओर देखता है और कहता है, ये वास्टर्ड बट हैंडसम है। युवान अपनी 2 आइज से वांगजी की ओर देख रहा था। वो वांगजी से पूछता है, क्या आप मेरे पिता हैं? वांगजी युवान की इस बात पर छिकल करता है और उसे कहता है, इधर आओ। युवान अपने छोटे छोटे बेबी स्टेप लेते हुए वांगजी के पास जाता है। चूँकि युवान के लिए ये बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल था, पर उसने वांगजी को दिखाया कि यह छोटा राजकुमार कितना मेहनती है। युवान की ऐसी मेहनत देखकर कुछ मिनिस्टर उसे बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे और बहुत सारे इस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। आखिरकार युवान वांगजी के सामने जाकर पहुंच ही गया। युवान वांगजी से पाउट बना कर कहता है, आपने इतनी बड़ी सीढ़ियाँ क्यों बनवाई हैं? वांगजी इस पर कोई रिएक्शन नहीं देखता, बस वो स्माइल करता है और अपने गार्ड से कहता है कि उसे लेकर आओ। गार्ड युवान को उठाकर वांगजी की गोद में देता है। वांगजी उसे अपने गोद में लेता है और स्माइल करता है। युवान वांगजी की गोद में आकर बहुत खुश था। विंग युवान को देखकर खुश होता है, फिर अपने मन में सोचता है, मैं खुश क्यों हो रहा हूँ, मुझे इस वक्त स्माइल नहीं करना चाहिए। सम्राट का ये संदिग्ध कदम मुझे और युवान दोनों को खतरे की ओर ले जाएगा। विंग अपनी सोच और घबराहट में था ही, तभी लान वांगजी बहुत ही कोल्ड टोन में सभी लोगों के सामने घोषणा करते हैं कि ये मेरे 7वें राजकुमार हैं, लान युवान अब से आधिकारिक तौर पर 7वें राजकुमार के रूप में जाने जाएंगे। अपने मन में चिल्लाया, हॉली सिट, ये कैसे हो सकता है? वो अपने शौक में ही एकदम चला गया। वहीं मिंग याओ वो अपने ओठों को चबाते हुए सोच रहा था कि सम्राट ने इसे अपने 7वें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, जब सम्राट को आज तक इसके होने पर कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उन्होंने आज तक 7वें प्रिंस के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की, तो अब ऐसा क्या हुआ? वह अपने आप में ही प्रिंस था। जैसे ही लान वांगजी ने लान युवान को चाइना के आधिकारिक तौर पर 7वें राजकुमार नियुक्त किया, सभी लोग चौंक गए, पर उन्होंने अपना सरप्राइज़ वाला फेस हटाया और राजकुमार और सम्राट को बधाई दी। मिंग याओ गुस्से में जल रहा था, पर कोई था जो बहुत शांत था। मैडम म्या, उन्होंने मुस्कुराकर बहुत ही शांति से कहा, चिंता मत करिए किंग, मैं 7वें राजकुमार को बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तभी मिंग याओ म्यामा की ओर देखता है और अपनी मुट्ठियों को भींचता है और अपने मन में सोचता है, ये क्या कह रही है। हम यहाँ पर म्या के बारे में जान लेते हैं। म्या सम्राट हरम में सबसे शक्तिशाली है। इस वक्त वह मैडम के पद पर है। म्या के सम्राट के साथ 4 पुत्र हैं और 4 के चारों ही राजकुमार हैं। आमतौर पर अगर किसी राजकुमार की माँ नहीं है तो उसे उचित रूप से पालने के लिए किसी न किसी
उपपत्नी को दे दिया जाता था। म्याम्या जो बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा रही थी और अपने मन में सोच रही थी, अब 7वें राजकुमार भी मेरी मुट्ठी पे होंगे, यानी कि मेरे पास 5 राजकुमार हैं। इस तरह मैं ही सबसे शक्तिशाली स्थान पर रहूँगी। विंग जो म्याम्या की ओर देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, ये क्या बकवास है। मेरे युवान के सभी दुखों का कारण यही है। पहले तो इसने मेरी राजकुमारी यानली को मारा और अब ये मेरी राजकुमार की रक्षा करना चाहती है, उसे पालना चाहती है। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। विंग गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस रहा था। तभी किंग की आवाज़ आती। किंग जो म्याम्या की ओर देखते हैं और कहते हैं, लगता है आपने मुझे गलत समझ लिया मैडम म्याम्या। म्याम्या मुस्कुराकर किंग की ओर देखती है और कहती है, मैं कुछ समझी नहीं किंग। वांग जी म्याम्या से कहता है, जब उसके पास पहले से ही माँ है तो वह आपकी देखभाल में क्यों रहेगा। जो शौक हो गया और अपने मन में सोचता है, पर किताब में तो कहीं भी इस चीज़ को मेंशन ही नहीं किया गया कि राजकुमारी जियान यानली जीवित है। मैडम म्याम्या जो कि शौक हो गई और पूछती हैं, क्या। म्याम्या ने अपने शौक में चेहरे को ठीक किया और अपने सौम्य रूप को मतलब फिर से एक्सचेंज किया और सम्राट से पूछा कि क्या ये राजकुमारी जियान यानली के बेटे नहीं हैं जिनकी डेथ पहले ही हो चुकी है। विंग म्याम्या की ओर देखता और कहता है, जिसे तुमने मार डाला और मैं तुम्हें अपना लानीवान कभी नहीं दूंगा। वे कुछ कहने के लिए सम्राट की ओर देखता है। जहाँ ये सब बातें चल रही थी वही हमारा छोटा सा लानीवान कंफ्यूज था। चलिए गाइस, अब हम म्याम्या का अच्छे से एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैडम म्याम्या या जिन म्याम्या। जिन म्याम्या सम्राट की सबसे पसंदीदा उपपत्नी या कंक्यूबाइन है। वह हरम की मालकिन है, या कह सकते हैं कि हरम के सभी कार्यों की शक्ति इसी के पास है। यह सम्राट के 4 राजकुमारों की माँ है और सबसे ज़्यादा चालाक और जहरीली भी। सम्राट ने इसे इसकी बेजोड़ सुंदरता के लिए पसंद किया था। हरम में ऐसा कोई नहीं है जो इसकी सुंदरता का मुकाबला कर सके। या अब कोई है। म्याम्या ने हरम में प्रवेश किया था जब वह 15 साल की थी। वर्तमान में वह अब 27 साल की हैं। सभी को अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल करती हैं। खुद मास्टरमाइंड बनकर स्वयं को कभी शामिल नहीं करती। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।